तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो जब बनाए थे उनमें आपको मैंने सबसे पहले असाइनमेंट के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैंने इनिशियल बेसिक भी डिस्कस किया, मॉडल मेथड भी डिस्कस किया और डीजनरेसी को भी डिस्कस किया। ठीक, तो मेरे ख्याल से इतना हेल्पफुल है। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आते हैं सिंपलेक्स मेथड। एक टॉपिक बड़ा अच्छा सा इसमें दिया गया है, हालांकि थोड़ा वो डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी इस पर वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं और आप कोशिश करना। देखो आपके पास क्योंकि वीडियो है तो आप बार बार देख सकते हो, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है हम एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा आपको सारी। मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया है, क्योंकि सिंपलेक्स मेथड में आपने पढ़ा होगा दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले एक सिंपल प्रॉब्लम होंगे, इसके बाद होंगे जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह के प्रॉब्लम होंगे जिसको हम बिगम मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने मेथड पढ़े बिगम मेथड, टू फेज मेथड और उसके फिर एक पढ़ा था डीजनरेसी। ठीक है, तो ये चार मेथड हैं यहाँ पर। हम इन चारों को एक दो क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे और बाकी हम आपको बताते सारी चीज़ें चलेंगे जो कहीं भी अगर दिक्कत करेंगे। अगर मान लो कहीं कुछ प्रॉब्लम करने पे फंस रहे हो आप, तो दोबारा अगर वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे यहाँ पर हमें क्या दिक्कत है, किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि जैसे ये प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, इसको सिंपलेक्स मेथड से करना है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखो दोनों इक्वेशंस हमारे पास हैं, यानी दोनों कंस्टेंट जो हमारे पास हैं उन्हें लिखते हैं, ये दिए हैं लेस देन और इक्वल टू दिए हैं। एक बात दिमाग में रखना, ये मैक्सिमम जेड लिखा है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हमेशा मैक्सिमम जेड में ही होना चाहिए। अगर वो कभी मिनिमम में है, ध्यान देना मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, अगर कभी कहीं मिनिमम जेड लिखा हो तो उसको तुरंत मैक्सिमम में चेंज कर लेते हैं। चेंज कैसे होगा, माइनस मैक्सिमम माइनस जेड, ये इस तरह से चेंज होगा। मतलब हमारे कहने का है कि यदि मिनिमम जेड लिखा है तो आप इसमें मैक्सिमम माइनस जेड निकाल लो। माइनस करने के बाद अब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो भी x1 x2 की वैल्यू आएगी मैक्सिमम माइनस जेड में पहले रख लो, जितना है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मिनिमम जेड बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जब कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हमेशा मैक्सिमम में ही होना चाहिए, कभी मिनिमम में नहीं हो सकता है। अगर है तो उसको चेंज कर लिया जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो खैर, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ पर से। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करना क्या। देखो जो कंस्टेंट हमारे पास दोनों दी हैं ये दोनों ही लेस देन दी गई हैं। तो जब कभी लेस देन पार्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको देखो इधर वाला पार्ट लेस है, अगर इसमें हम कोई वेरिएबल ऐड कर दें तो इसको हम वेरिएबल ऐड करके इसको इक्वल टू में चेंज कर लें, क्योंकि जब तक ये इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वल टू में नहीं होगा, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर। तो हम यहाँ करते हैं क्या है, यूजिंग स्लैक वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। ध्यान देना, लिखा जाएगा यूजिंग स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल को यूज करके इनको हम इक्वेशन में बदल देंगे। 3x1 5x2 प्लस s1 इक्वल टू लिख देंगे 15। इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे 5x1 2x2 प्लस s2 इक्वल टू 10 लिख लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन करना सिंपल सिंपलेक्स के, उन सभी में लेस देन कंस्टेंट होगी, लेस देन को इक्वल टू में बदलेंगे बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। क्लियर। अच्छा, आप देखो टोटल वेरिएबल हो कितने का हमारे पास, x1 x2 s1 s2, चार वेरिएबल हैं। इसको ऐसे लिख लो, x1 x2 S1 और S2। ध्यान देना, ये हमने कैपिटल X1 माना है क्योंकि ये पूरे कॉलम वेक्टर को डिनोट करेगा। ये आएगा 3 5 1 0 5 2 0 1। अच्छा, इतना करने के बाद देखो आइडेंटिटी कहाँ बन रही है। आइडेंटिटी हमेशा स्लैक वेरिएबल में ही बनेगी जब कंस्टेंट लेस देन दी गई होगी। ध्यान रखना, आइडेंटिटी देखना जरूरी है, क्योंकि जब आगे हम बढ़ते आएंगे, बिगम पढ़ाएंगे, वहाँ भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी बनाना, बिना आइडेंटिटी क्वेश्चन या सॉल्व नहीं होगा। क्लियर। तो ध्यान देना, ये हमने यहाँ पर कैपिटल X1 कैपिटल X2 माना हुआ है, ये पूरे कॉलम वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इतना करने के बाद जैसे ही आपके पास इतना पार्ट बन जाए, हमको आइडेंटिटी मिल जाएगी। हम इसके बाद इसकी सिंपलेस्ट टेल बनाएंगे। और ध्यान देना, ये हमारे पास जो S1 S2 है इनको हम बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, बेसिक वेरिएबल। तो जब देखो यहाँ तक आने के बाद अब इसका हम फर्स्ट सिंपलेस्ट टेल बनाएंगे। यहाँ से बनाएंगे फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। देखो पहला सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, ध्यान देना कैसे करना है इसको। टेबल में ध्यान देना, तीन कॉलम बिल्कुल सिमिलर रहेंगे हमेशा। बेसिक वेरिएबल b, इसके बाद कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल cb, फिर होगा xb, फिर यहाँ होंगे जितने हमारे कॉलम वेक्टर, हमको लिख लें x1 x2 s1 s2 और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा मिनिमम रेशियो। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, मिनिमम रेशियो।
तो टेबल जब भी कहीं बनाएंगे, टेबल का स्ट्रक्चर ध्यान रखना हमेशा यही रहेगा, बी सी बी एक्स बी, ये हमेशा रहेगा। कॉलम वेक्टर जो भी उनको रख दो, x1 x2 s1 s2, ध्यान रखना एक कॉलम वेक्टर है, कैपिटल x1 कैपिटल x2 यहाँ पर रखना, और ये रहा हमारा मिनिमम रेशियो। अब देखो ध्यान दो क्या करना है हमको। सबसे पहले ध्यान देना, जहाँ से कॉलम वेक्टर्स के ऊपर आप लिख दो यहाँ पर सी बी, नहीं सॉरी सी बी सी जे, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे सी जे, ध्यान देना सॉरी, यहाँ लिख दिया हमने सी जे, ठीक है। इसके नीचे यहाँ लिख दो एक्स जेड जे, क्या लिखोगे जेड जे, यहाँ लिखेंगे जेड जे, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे सी जे माइनस जेड जे, दैट इज डेल्टा जे। ध्यान रखना डेल्टा जे को हम बोलते हैं सी जे माइनस जेड जे। अब क्या करना है ध्यान देना, सबसे पहले जो बेसिक वेरिएबल जहाँ हमारे पास S1 S2 है, इनको हम यहाँ रख दें S1 और S2, क्लियर, S1 S2 रख लिया बेसिक वेरिएबल। अब इतना करने के बाद हम सबसे पहले CJ का मान रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ CJ कहाँ से आएगी उसको ध्यान देना, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि यदि आपको वैल्यू ऑफ CJ चाहिए क्वेश्चन में, तो वो हमेशा मैक्सिमम जेड से आती है। ध्यान देना मैक्सिमम जेड में x1 का क्वेश्चन क्या था 5, x2 क्वेश्चन क्या था 3, S1 S2 नहीं था, उसको 0 0 रख लो, क्लियर। तो ध्यान रखना CJ की वैल्यू आ गई 5 3 0 0। तो सबसे पहला काम तो यही है कि जैसे ही आपने आप बी रखा, बेसिक वेरिएबल रखा, CJ का मान पहले रख दो। जब CJ आप रख लोगे तो दूसरी बात आती है CB कहाँ से रखा जाए, तो वैल्यू ऑफ CB लिख देंगे फ्रॉम CJ। देखो CJ में S1 बराबर 0 है और S2 भी कितना है 0 है। देखो S1 0 है S2 0, तो S1 0 और S2 0 हमने यहाँ रख दिया, 0 0 हो गया। XB का मान रखेंगे, ध्यान रखना, तो वैल्यू ऑफ XB कहाँ से रखेंगे, थर्ड नंबर लिखें, वैल्यू ऑफ XB फ्रॉम, देखो इसको इक्वेशन 1 और 2 डाल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 2 से रखेंगे वैल्यू ऑफ क्या रखेंगे XB, कैसे रखेंगे, बाय पुटिंग x1 0 एंड x2 0। तो देखो ध्यान से S1 बराबर मिलेगा 15 और S2 इक्वल टू मिल जाएगा 10, ठीक है। तो S1 यहाँ पर मिल गया आपको 15 और S2 आपको मिल गया यहाँ पर से 10, बोलो ठीक है। तो कहाँ से आ गया, जो 1 2 नंबर इक्वेशन था, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको x1 x2 को 0 पुट करना है, S1 15 आएगा और S2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास पूरी टेबल ये बनी, इसको रख दें आप ये जो बना है ना 3 5 5 2 1 0 0 1, इतना रख लिया हमने। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में सब कुछ आ ही रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, अब हम ZJ का मान कैसे निकालते हैं उसको देखें। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास इसको पूरा बोर्ड बना लें, क्योंकि इसलिए कि बोर्ड में सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है कुछ भी, जितना ज़रूरत थी हमने सब लिख लिया है। अच्छा अब ध्यान दें कि हम इस क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ZJ, ये हमेशा होता है CB इंटू कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। देखो CB यहाँ ध्यान दो, CB क्या लिखा है 0 0, कॉलम वेक्टर क्या है x1 x2 है, तो इसको आप ऐसे लिखना कि 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2, ये भी 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, और 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0। तो फर्स्ट टेबल में 0 0 आ गया। अब देखो साफ साफ लिखा है CJ ऊपर लिखा है, ZJ ये लिखा है, अगर CJ माइनस ZJ आप करो तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमको देखना यह है कि डेल्टा जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू, उसको यहाँ से लेंगे, ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा इनकमिंग वेक्टर। ध्यान देना हम यहाँ लिखे दे रहे हैं इनकमिंग वेक्टर। ये इनकमिंग क्या मतलब है, इनकमिंग का मतलब देखो सिंपल समझना, S1 S2 स्टार्टिंग में रखा था, अगर वेरिएबल x1 x2 यहाँ पर आएंगे और एक एक करके हमारे S1 S2 यहाँ से बाहर जाएंगे, जब S1 S2 बाहर चले जाएंगे और x1 x2 यहाँ पर है, उनकी हमें वैल्यू मिल जाएगी x1 x2 की, रख करके मैक्सिमम जेड जो हमारा था उसमें रख के सोल्यूशन कर लेंगे, क्लियर। अब एक बात सोचो कि S1 S2 में से कौन सा पहले हटेगा, इनकमिंग तो मालूम चल गया कि x1 पहले आएगा, अब यहाँ से कौन सा हटेगा ये समझना पड़ेगा।
उसके लिए क्या करें, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान देना, मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं हम, करेंगे क्या, एक्स बी अपॉन इनकमिंग कॉलम वेक्टर। ध्यान देना, एक्स बी अपॉन इनकमिंग कॉलम वेक्टर। गौर करो इस बात पे, एक्स बी यहाँ कितना लिखा 15, इनकमिंग कॉलम वेक्टर हमारा कौन सा था x1, तो 15/3, 15/3 दैट इज 5, 10/5, 10/5 कितना हो जाएगा 2। अब आप खुद सोचो कि मिनिमम रेशियो है कौन सा, ये है, इसलिए S2 यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, तो S2 हमारा कहलाएगा आउटगोइंग वेक्टर। S2 हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या आएगा, x1 आ जाएगा। ध्यान रखना, S2 को लिखा जाएगा आउटगोइंग वेक्टर, ये हमारा कहलाएगा आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो बस यहाँ इसके बाद समझना है, ये तो हमें लगता है टेबल में बनाना ही आपको इतना करना ही है। अब हम इसमें और आगे की टेबल कैसे बनाएंगे उसको समझना। इनकमिंग वेक्टर जैसे ही मिले आउटगोइंग मिल जाएगा, इनका जरा क्रॉस पॉइंट ढूंढो कौन सा है। देखो ये बाहर जा रहा है, ये इनकमिंग आ रहा है, कौन सा क्रॉस पॉइंट हुआ, 5 हुआ, बोले देखो ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग, उसका क्रॉस पॉइंट ये हुआ, इसको हम बोलते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। हर सवाल में ध्यान देना, हर क्वेश्चन में आपको की एलिमेंट बिना मिले क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ध्यान देना। अब की एलिमेंट जैसे ही आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक है, हम टेबल को, दूसरी टेबल को यहाँ के बाद फॉर्म करेंगे। की एलिमेंट मिलने के बाद बस देखो अब एक काम करना है सब लोग, थोड़ा यहाँ ध्यान देना, बुक में कुछ अलग ढंग से किया गया होगा, मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। की एलिमेंट जैसे ही आपको मिल जाए तो अब पेंसिल से इतना काम करना, की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके जो भी है उसको लिख दो। कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 2/5, क्या आएगा 2/5, यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 1/5। ये मैंने पेंसिल से बोला लिखने के लिए कि जैसे ही टेबल दूसरी बन जाए इसको तुरंत आप बिगाड़ देंगे, क्योंकि ध्यान रखना ये टेबल में बनाना नहीं है आपको, ये सिर्फ क्वेश्चन को कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने इतना किया है। तो की एलिमेंट पहले देखो कैसे निकला, आउटगोइंग वेक्टर इनकमिंग वेक्टर का जो भी क्रॉस पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड की एलिमेंट। की एलिमेंट जैसे ही मिल जाए इसी एलिमेंट से इस पूरी रो को डिवाइड करके ऊपर यहाँ लिख लेंगे। देखो अब तो ये दिक्कत नहीं ना कि आपको समझ में नहीं आया, रिपीट करो वीडियो कई बार, देखो समझ में आ जाए कहाँ से क्या चीज़ ली गई। ठीक, इतना आने के बाद हम टेबल नंबर सेकंड बनाएंगे। अब एक बार जरा सब लोग ध्यान देना कि हम इन सब चीज़ों को हटा रहे हैं यहाँ पर से, ये आपके पास सब लिखा है कहाँ से कौन सी चीज़ मैंने ली है। अब अगली टेबल में सब कुछ वैसे ही बनाना है, इसको हम हटाते हैं। देखो जरा यहाँ सब लोग, इतना करने के बाद हम दूसरी टेबल बनाएंगे, सेकंड टेबल इसकी। देखो यहाँ लिखा हमने बी, सी बी, एक्स बी, x1, x2, s1, s2 और यहाँ लिख दिया हमने मिनिमम रेशियो। ध्यान देना, थोड़ा हमने इसको शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, ठीक, इसलिए। अब हम टेबल पूरी इसके तुरंत पैरेलल लिखा है, इसको लिखते चलते हैं कैसे भरना। देखो सबसे पहला काम s1 ऐसे ही रहेगा जैसे लिखा है, एज लिख दो। S2 यहाँ से हट गया, उसके स्थान पे आया क्या था x1। ध्यान देना ये वेरिएबल x1 लिखा जाएगा, कैपिटल X1 पूरे कॉलम वेक्टर को डिनोट कर रहा था, स्मॉल x1 यहाँ पर लिखना क्योंकि वेरिएबल x1 लाना अपने को, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, CJ का मान जो लिखा है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, किसी भी टेबल में जो एक बार पहले लिख लिया गया हमेशा बार बार वही रहेगा, 5 3 0 0। बोलो ठीक है। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, हमने कहा था CB की वैल्यू CJ से रखते हैं, मैंने लिख भी दिया, आपको ध्यान रखना CB की वैल्यू CJ में देख कर रखेंगे, जहाँ पर S1 हमारा 0 है बट x1 कितना है 5 है, x1 कितना है 5, इसको 5 रख लिया हमने। अब क्या करना है, इसके बाद टेबल कैसे बननी उसको समझना। जो यहाँ पर राउंड फिगर लिखे हैं इन सबको यहाँ भर देते हैं, इसको जानबूझ के हम नीले पेन से लिख रहे हैं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि हमने लिखा यही चाहिए। 2 1 2/5 0 और 1/5। बोलो ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ऊपर की रो कैसे भरनी उसको समझना। ऊपर रो भरने का तरीका है कि जो हमारे की एलिमेंट जो यहाँ पर मिला था, की एलिमेंट जो भी मिला था उसके ठीक ऊपर देखो एलिमेंट क्या लिखा है 3। अगर की एलिमेंट ऊपर मिलेगा तो नीचे एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये लेने के बाद क्या करना, देखो इस वाले एलिमेंट से हर राउंड फिगर को आप मल्टीप्लाई करो, एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से।
और इसके ऊपर के एलिमेंट से घटाना है। फिर समझना कि एलिमेंट के ऊपर जो एलिमेंट उसको राउंड फिगर बनाया, राउंड फिगर को राउंड फिगर से मल्टीप्लाई किया। 3 × 2 कितना हो गया 6। 6 होने के बाद 15 से माइनस करो। 3 × 2 6, 15 से माइनस कितना है 9 आ गया, तो उसको लिख दिया हमने 9। बोलो ठीक है, बात समझ आ गई। 3 × 1 कितना हुआ 3, 3 से ही माइनस करो कितना आ जाएगा 0। 3 × 2/5 कितना है 6/5, और 5 - 6/5 करोगे तो आ जाएगा 19/5। बोलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, 3 × 0, 0 हो गया, 1 से माइनस किया तो आ गया 1, और 3 × 1/5 3/5, और 0 से माइनस किया तो आ गया -3/5। बात समझ गए। क्या करना है, 3 × 2 6, 15 से माइनस किया 9, 3 × 1 3, 3 से माइनस किया 0, 3 × 2/5 6/5, 5 - 6/5 करेंगे 19/5 आएगा। 3 × 0 1 से माइनस करोगे, और 3/5 को 0 से माइनस करो -3/5। देखो टेबल पूरी कंप्लीट हो गई। हमने कहा था टेबल जैसे ही बन जाए सबसे पहले आप ZJ का मान निकालो। ध्यान दो, ZJ देखो कैसे आएगा। ZJ क्या बताया था हमने कि CB में कॉलम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो। 0 × 0 5 × 1 कितना आया 5, 0 × 19/5 2/5 करो मल्टीप्लाई कितना आएगा 2, 0 × 1 5 × 0 0, और 0 × -3/5 5 × ये कितना आ गया 3/5। बोलो ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से वही कि CJ - ZJ लेना है अपने को। 5 - 5 0, 3 - 2 1, ये आ गया 0, ये आ गया -3/5। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में रखना कि अगर यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया होता, डेल्टा J जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नेगेटिव यहाँ -1 आ गया होता, सपोज यहाँ -1 आ गया होता, तब ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। हमें सिर्फ यहाँ पर x1 का मान 2 मिलता, ठीक है, और x2 क्या था 0 आता। बट ये हमारे पास अभी पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब अभी हमको इनकमिंग वेक्टर दोबारा फिर से यहाँ मिलेगा। डेल्टा J पॉजिटिव मिल गया, ये क्या बनेगा भाई फिर से, ये बनेगा फिर से इनकमिंग वेक्टर। बोलो ठीक है, इनकमिंग वेक्टर। अब इनकमिंग के बाद हमने क्या करा था, इनकमिंग जैसे मिला मिनिमम रेशियो निकाला। कैसे निकाला था, XB अपॉन इनकमिंग वेक्टर करो। देखो 9/19/5 तो आएगा 45/19, 2/2/5 कितना आएगा 5, कौन सा कम हुआ 45/19, ये हमारा मिनिमम हो गया। यानी अब यहाँ से क्या हटेगा S1, अब हमारा S1 कहलाएगा यहाँ से आउटगोइंग वेक्टर। बोलो ठीक है, बात समझ आ गई। S1 हमारा हो गया आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। इतना जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब ध्यान दो, जैसे ही इनकमिंग आउटगोइंग मिला फिर हमें की एलिमेंट फिर से ढूंढना है। अब आप खुद सोचो जल्दी से कि इनकमिंग वेक्टर देखो ये है कौन सा x2, आउटगोइंग कौन सा मिल रहा है S1, कौन सा की एलिमेंट बना, की एलिमेंट बना 19/5, ये बन गया इसका की एलिमेंट। चलो शॉर्ट में लिख दिया मैंने की एलिमेंट, ठीक है। देखो 5 की एलिमेंट था, 5 से रो को हमने पूरा डिवाइड किया था, वही काम यहाँ पे भी करना है आपको, है ना। जैसे डिवाइड किया इसको आपने, देखो डिवाइड करो, ये आएगा 45/19, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 5/19, और यहाँ आएगा -3/19। बोलो ठीक है, बात समझ आ गई। 19/5 से इस पूरी रो को डिवाइड करेंगे, सिर्फ CB को छोड़ दें क्योंकि CB का मान CJ से देख कर रखा जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसकी दूसरी टेबल फिर से बनाएंगे। देखें दूसरी टेबल कैसे बनेगी, ध्यान दो। तो टेबल नंबर अब इसकी हम सेकंड बनाते हैं, देखें ना क्या बनेगी, ध्यान देना आगे। जैसे ही टेबल हमारी पूरी कंप्लीट हुई, हमने दोबारा दूसरी नई टेबल बना ली। लिखा यहाँ पर B, CB, XB। ये B जो लिखा है सफिक्स में ध्यान में रखना है इसको, X1, X2, S1, S2, और लास्ट में यहाँ पर बन जाएगा मिनिमम रेशियो, ठीक है भाई। इतना बन गया। अब क्या करेंगे जरा ध्यान देना, यहाँ के बाद जैसे हमने बताया कि S1 अब यहाँ से हट जाएगा, उसके स्थान पे कितना आ जाएगा X2। देखो ना X2 इनकमिंग हुआ ना, X2, ये क्या हुआ X1। यहाँ फिर से लिखो CJ वही रहेगा, चेंज होना नहीं कभी, 5 3 0 0, इतना आ गया।
इतना आने के बाद अब जरा देखो x2 जो हमने कहा था, जैसे ही तुम्हारे पास CB लिखना होगा CJ में देख करके, x2 कितना था 3, x1 कितना था 5। बाकी टेबल आपको भरने का तरीका मैंने बताया, वही तरीका अडॉप्ट करो फिर से। देखो ये सारी वैल्यू जो लिखी राउंड फिगर लिखी है, ये सब रेड पेन से लिखी है, मैं इनको रेड से ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 45/19, 0, 1, 5/19, -3/19, इतना लिख दिया। अब जरा देखो नीचे की रो भरी जाए, कैसे भरेंगे ध्यान देना है। नीचे रो देखो ऐसे भरना है आपको कि की एलिमेंट जो भी था उसके नीचे राउंड फिगर बना लो, ठीक है। की एलिमेंट जो था उसके नीचे राउंड फिगर बनाया। अब देखो राउंड फिगर का हमने क्या कहा था, राउंड फिगर का राउंड फिगर से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से घटाओ। तो देखो 2/5 को जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18/19 और 2 से माइनस कर दो, 82 - 18/19 तो कितना आएगा 20/19, ये आ जाएगा 20/19 आ जाएगा। अगला देखो, अगला करो कितना आएगा, देखो 2/5 से 0 को मल्टीप्लाई किया, 1 से माइनस किया, 2/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/5 से, ये सबको मल्टीप्लाई पहले इस तरह कर दो 2/5 से, और फिर नीचे एलिमेंट से घटाते चलो। देखो 2/5 × 0 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया। 2/5 × 1 2/5 आया, तो यहाँ कितना आया 0 आया। 2/5 मल्टीप्लाई यहाँ करो 2/19 आएगा, और जब 0 से माइनस करो तो -2/19 आ जाएगा। 2/5 यहाँ करो, यह आएगा -6/95, और 1/5 से +6/95 घटा लो, 95 एलसीएम हुआ 25/19 आएगा, तो 5/19 आ जाएगा। कितना आएगा 5/19, 25/95 आएगा, 5 से कैंसिल कर लेना। ठीक, इतना आने के बाद अब जैसे हमने कहा कि जब ये टेबल पूरी बन जाए फिर ZJ का मान निकालते हैं। ZJ मैंने आपको बताया था कि CB में कॉलम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 0 5 × 1 कितना आया 5, 3 × 1 5 × 0 कितना आया 3, 3 × 15/19 -10 तो 5/19 आ गया, और -9/19 25 तो ये आ गया 16/90। समझे भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया। अब देखो CJ - ZJ कितना आएगा, ध्यान देना डेल्टा J यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 - 5 0, 3 - 3 0, ये आ गया -5/19 और ये आ गया -6/19। ध्यान से देखो डेल्टा J <= 0 आया, लिखेंगे सो सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। सोल्यूशन कैसा हो गया, ऑप्टिमल हो गया। और सोल्यूशन अगर ऑप्टिमल हो गया तो आंसर क्या आया ये भी देखो आप। इसमें x1 x2 कैसे निकालोगे, देखो x1 की वैल्यू आएगी 20/19, x2 आएगा 4, ध्यान देना XB में जो वैल्यू वही रखी जाएंगी, ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान देना, इस टेबल से हमको x1 x2 की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास जो मैक्सिमम Z था उसमें वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम Z की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है भाई। तो एक चीज़ देखो मैक्सिमम Z था कितना, ध्यान देना, हमने कहा था मैक्सिमम Z हमारे पास था 5x1 प्लस था 3x2, 5x1 प्लस 3x2 यही था ना, बस रख दो वैल्यू यहाँ पर। 5 × x1 की वैल्यू अपने पास थी 20/19 प्लस 3 × 45/19, तो ये आ गया 100/19 प्लस 135/19, ठीक है। तो ये सोल्यूशन इसका आ गया 235/19, ये हमारा आ गया इसका मैक्सिमम Z। तो देखो ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो जिन्होंने सिंपलेस्ट मेथड थोड़ा पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर पाओगे। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो इसको देखकर सिंपलेस्ट मेथड समझ सकते हैं कैसे करना है। लगभग एक तरह से सारे क्वेश्चन होते हैं। बस एक दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, कि जैसे की एलिमेंट रहता है ना, मैंने की एलिमेंट निकाला, तो ध्यान देना की एलिमेंट जब भी आए तो कभी 0 वाला की एलिमेंट नहीं लेना है, कभी नेगेटिव एलिमेंट आए तो नहीं लेना है, कुछ भी -2 आ जाए -3 आए, की एलिमेंट बिल्कुल नहीं लेना। ध्यान रखना की एलिमेंट के साथ दो चीज़ें दिमाग में रखना कि 0 कभी भी की एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़, जैसे मिनिमम रेशियो कभी आ जाए, मिनिमम रेशियो अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसको कतई मत लो, और इन्फिनिटी आए तो भी मत लो, ये कभी मिनिमम रेशियो लेने नहीं, अपने को ध्यान रखना। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाला ही मिनिमम रेशियो देखना है कौन सा मिनिमम है, ठीक। और अगर किसी क्वेश्चन में, ये तो पहले केस बन गया की एलिमेंट वाला बन गया, दूसरा मिनिमम रेशियो, तीसरा होता है अगर डेल्टा J कभी सेम आ जाए, डेल्टा J सेम आ जाए तो कोई भी वैल्यू कंसीडर करते हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर एनी वैल्यू,
तो थोड़ी बहुत चीज़ मैंने इसलिए बता दी जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कैसे सोल्यूशन कहीं मालूम फंस गए। और एक तुमको मैंने मिनिमम जेड वाला बताया था, ध्यान रखना कि मिनिमम जेड कभी भी है तो उसको जब तक मैक्सिमम में चेंज नहीं करोगे तब तक वो सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? तो जरा इसको आप इतना कंप्लीट कर लें। बाकी बिगर मेथड इसका अगला है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं भी होता है इसमें सिंपल इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, उसको हमारे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको जब अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा किस तरह से करा गया। ठीक है, चलो इतना आप कंप्लीट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं।